आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म का चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने लाइट के डुअल नेचर को समझाया है कि ये लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है। लाइट के कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इसे हम सिर्फ वेव नेचर से ही समझा सकते हैं, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पिटेंट इफेक्ट, जिसे हम पार्टिकल नेचर से ही पार्टिकल नेचर से ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली ने जो लाइट के डुअल नेचर को समझाया उन्हें इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया 1929 में। कहते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह, अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो इसकी एनर्जी प्लांक थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी है उससे निकाल सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि प्रत्येक फोटोन क्वांटम की जो ऊर्जा होती है E=h के बराबर होती है। तो यहाँ भी हम ये मानेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो इसकी एनर्जी E=h के बराबर होगी। यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी इसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E=mc² के इक्वल होगी, जहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का मास है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। दोनों एनर्जी को हम जब इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा h⁻mc²। इससे mc=h/λ, तो लैम्डा हमारे पास आएगा h/mc। mc मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, जिसे हम मोमेंटम बोलते हैं, संवेग। p यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संवेग है, यानी कि λ=h/p। इफ़ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल तो c की जगह यहाँ v आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये हो जाएगा h=h/p। इसे हम डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो लैम्डा है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब हम मास को बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होएगी। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डी ब्रॉगली जो इक्वेशन उससे ड्राइव करी, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि यदि लेटेस्ट एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसका चार्ज E है और विच इज़ एसिलेटेड, मतलब उसको हम V पोटेंशियल से उसको एसिलेटेट करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी EV, जहाँ पे E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और V वोल्ट है, जितने वोल्ट्स हमने उसको त्वरित करने के लिए लगाया है। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ½ mv² के बराबर होती है, तो ½ mv² EV। इससे जो हमारी लैम्डा निकल के आएगी, इसके यहाँ पे हमने जो V की वैल्यू निकाली है उसको हम लैम्डा डी ब्रॉगली इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमारे लैम्डा की वैल्यू आएगी h/√²2m जहाँ पे m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, V जितना वोल्ट हमने लगाया उसको एसिलेट करने के लिए, h प्लांक कांस्टेंट है और लैम्डा जो हमें निकालनी है। यदि हम 1 ESU = 300 वोल्ट होता है, तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा h√²150/meV। अब हम जहाँ पे बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, m की वैल्यू कांस्टेंट है, E की वैल्यू कांस्टेंट है, खाली जो वोल्ट हम जिस वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको एसिलेट कर रहे हैं वही चेंज होगा। तो यहाँ पे लैम्डा √150/V वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एसिलेटेट करते हैं तो हमारे पास जो लैम्डा आएगी वो आएगी 1.226 एंगस्ट्रॉम। और ये जो रेंज है लैम्डा की, ये एक्सरे वेवलेंथ के रेंज में होती है। डेविसन जर्मन भी थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉगली इक्वेशन को ड्राइव किया, उसको वेरीफाई किया। उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि उन्होंने टंगस्टन फिलामेंट लिया, जिसको हीट करने पर हमें इलेक्ट्रॉन की बीम मिलती है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है, इसको हम 2 प्लेट में से निकाल के एक यूनिफॉर्म बीम के रूप में निकलता है ये, और निकल क्रिस्टल पे जाके ये बीम टकराती है। यहाँ पे टकराने के बाद इसमें डिफ्रैक्शन होता है, कुछ डिग्री एंगल से इसमें डिफ्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ पे 50 डिग्री हमें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दिखाया गया है। बाद में ये जो डिफ्रैक्टेड बीम है ये आयोनाइजेशन चैम्बर में जाती है, और वहाँ जाने के बाद इसमें जो विक्षेप आता है वो हम गैल्वेनोमीटर से नाप लेते हैं। ये पूरा हमें ये डायग्राम दिखाया है। इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जो हीटेड टंगस्टन फिलामेंट हमने लिया है उसे हम डिफरेंट पोटेंशियल से, जो कि 40 to 68 वोल्ट की रेंज में, हम इसको चेंज कर के हम क्या करते हैं, इसमें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन को निकालते हैं।
वी फाउंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, हम देखते हैं कि जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है वो एक्सरे के बराबर है। मतलब एक्सरे अगर हम यूज़ करें, एक्सरेज अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो सेम इसी तरीके का मिलता है। इट वॉज फाउंड दैट द डिफ्रैक्शन वाज मोस्ट इंटेंस, मतलब जो डिफ्रैक्शन की आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब है कि जब हमने थीटा हमारे पास 50 डिग्री हो और वोल्ट जो हमने एसिलेरेट किया है जिससे वो 54 वोल्ट हो। ऐसे में जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा यदि हम इंटेंसिटी और रूट वी जो वोल्ट में है उसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ये इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम तरह की ये जो लाइट है इस तरीके से हमें मिलेगी। लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। यदि हम वी की वैल्यू यहाँ पे 54 वोल्ट रख दें तो हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो आएगा 1.668 एंगस्ट्रॉम। हमने देखा ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे कि हमने वहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेट किया था डी ब्रॉगली इक्वेशन से। वहाँ पे 1.226 एंगस्ट्रॉम आ रहा था, यहाँ पे है 1.668 एंगस्ट्रॉम। अब ब्रैग्स इक्वेशन, हमने देखा कि निकल प्रिज्म से टकराता है। निकल प्रिज्म में भी क्रिस्टल के प्लेन्स होते हैं जिसके बीच में जो दूरी होती है, दो सक्सेसिव लेटिस प्लेन के बीच में जो दूरी होती है वो डी होती है। और थीटा ग्रेजिंग एंगल ऑफ द वेव्स, जिस वेव से डिफ्रैक्शन हो रहा है वो है यहाँ पे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस के लिए व्यतिकरण हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर के इंटरफेरेंस के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 डी, यहाँ पे जो इसके बीच में जो दूरी है वो है 2.15 एंगस्ट्रॉम और साइन 50 डिग्री यहाँ पे हमने एंगल लिया है तो ये रखने पे आ जाएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो दिस वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द डी ब्रॉगली। जो डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट करी थी वो भी इसके आसपास ही थी। इसका मतलब जो डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर बताया वेव का वो उसको वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मन ने। कन्फर्मेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट बाय डी ब्रॉगलीस इक्वेशन, जो बोर्ड ने एक पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो इसका कोणीय संवेग जो होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है, पर इसके रीज़न को नहीं समझाया उन्होंने। तो डी ब्रॉगली को इसने समझाया कि इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन दैट सर्कुलर पाथ, केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिसकी की सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि जो होती है वो लैम्डा की इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज होती है, यानी कि 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से रखें तो h/mv, तो यहाँ पे आ जाएगा mvr इज इक्वल टू nh/2π। और यही चीज़ हमें बोर्ड ने बताई थी लेकिन उसने उस चीज़ को ड्राइव नहीं किया था। एन लैम्डा इज़ होल नंबर है ओनली व्हेन द वेव्स विल बी इन प्लेन, मतलब जब वेव होगी प्लेन में ही रहेगी तभी ये संभव है। जब लेकिन अगर ये अदरवाइज दे विल नॉट बी इन प्लेन फेज़, अगर ये एक फेज़ में नहीं है तो एन की वैल्यू होल नंबर में नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता हुआ इस नाभिक में गिर जाएगा। Conclusion from the de Broglie hypothesis equation. De Broglie equation is significant only for very minute particle. It means electron not for heavier particle. ये जो de Broglie hypothesis है हमने देखा लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के, यानी कि जब m ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, तो कम होगा इनडिटरमाइंड हो जाएगा। इसलिए जो m की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए m की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए ही ये सिग्निफिकेंट है। एज लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब वेग। इस द वेवलेंथ फॉर ए स्टेशनरी पार्टिकल इज़ इनडिटरमाइन। यदि हम वेग कम लेते हैं स्टेशनरी यानी कि स्थिर पार्टिकल लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इनडिटरमाइंड हो जाएगी। वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल। इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या उसका नेचर है, क्या पार्टिकल का चार्ज है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। डी ब्रॉगलीज वेव एक यानी कि जो द्रव्य तरंगे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस से डिफरेंट होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार किसी भी पार्टिकल का पोजीशन में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता और या मोमेंटम संवेग में अनिश्चितता को हम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यदि हमें
पोजीशंस ठीक तरीके से निकालनी है तो मोमेंटम यानी कि संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, और यदि हमें संवेग या वेग में अनिश्चितता एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। इन दोनों का गुणनफल h/4 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इफ़ डेल्टा एक्स वेरी इज स्मॉल इट मीन्स अनसर्टेनिटी इज मोमेंटम में ज़्यादा है, और इट इज़ एप्लीकेबल ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन फॉर लार्ज पार्टिकल। ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल के लिए, ये लार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा कि जैसे हमने p की वैल्यू रखी है, p बराबर होता है mv, तो यहाँ पे m इधर आ गया, यानी कि m की वैल्यू यदि कम होगी या ज़्यादा होगी तो ये m की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ स्मॉल पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, लार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसकी क्या एप्लीकेशन है? इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये कंक्लूड करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एटम उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम में। द पार्टिकल हेल्प्स अस टू नो द लिमिट द एक्यूरेसी विथ विच वी कैन मेज़र द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द एटम। ये हमें बताता है एक्यूरेसी के बारे में कि जो हमें रेडिएशन एमिट हो रही है किसी भी एटम से, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र कर सकते हैं।